नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 30 दिसंबर शिफ्ट के पेपर के इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि ईवीएस पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीटेट दिसंबर 2021 में ऑनलाइन मोड में कुल 23 शिफ्टों में सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षा का आयोजन किया था, जिसमें से ये 10वें शिफ्ट का पेपर है। और अगर आप सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, ईवीएस की एक अध्यापिका की कक्षा में आबू धाबी का एक छात्र है। अध्यापिका की ऑनलाइन कक्षा लेने के लिए नियत समय सुबह के 10 बजे है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय के अनुसार। आबू धाबी वाले विद्यार्थी का उसकी ऑनलाइन कक्षा में अपने घर से उपस्थित होने के लिए क्या समय होगा, यानी कि जो आबू धाबी में बच्चा बैठा हुआ है जो ऑनलाइन कक्षा लेगा वह सुबह कितने बजे ऑनलाइन होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी के घूमने की वजह से जो समय है वो पूरे देश भर में सब जगह एक समान नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से आपसे पूछा जा रहा है कि चूंकि कक्षा जो लिया जा रहा है वो इंडिया में सुबह के 10 बजे के समय के अनुसार लिया जा रहा है, तो उस समय आबू धाबी का क्या समय हो रहा होगा आपसे पूछा जा रहा है। इसको समझने के लिए थोड़ा बेसिक आपको समझना बेहद जरूरी है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए ये सूर्य है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यस यानी कि सन हो गया, और ये पृथ्वी है, मान लीजिए कि अर्थ है, ठीक है। तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, आपको ज्ञात होगा। और एक पूरा चक्कर इस प्रकार से चल करके वो 24 घंटे में पूरा कर लेती है। एक पूरा चक्कर यानी कि ये पूरा एंगल कितना हो गया, पूरा कोण कितना हो गया एक चक्कर घूमने में, आप कहेंगे 360 डिग्री। और 360 डिग्री घूमने के लिए वो समय कितना ले रही है, 24 घंटे यानी पूरे एक दिन। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि 24 घंटे में वो कितना घूम जाती है, 360 डिग्री घूम जाती है। तो अगर मैं ये निकालना चाहूं कि एक घंटे में वो कितना डिग्री घूम रही है, तो आप कहेंगे कि 360 में सिंपली आप 24 से भाग दे दीजिए। इसे भाग देंगे तो देखिए 24 एकम 24 बचेगा 12 और एक जीरो उतर जाएगा यानी 120 हो जाएगा। 24 पचे 120 होता है, यानी कि एक घंटे में वो 15 डिग्री घूम जाएगी। जो पृथ्वी है वो एक घंटे में 15 डिग्री घूम जाएगी। एक घंटे को आप लोग 60 मिनट लिख सकते हैं, ठीक है। 60 मिनट में वो 15 डिग्री घूमती है, तो एक डिग्री घूमने के लिए उसको कितना समय लगेगा। आप कहेंगे कि 60 में 15 से भाग दे दीजिए, यानी कि 4 मिनट में वो एक डिग्री घूम जाएगी पृथ्वी, ठीक है। एक डिग्री घूमने के लिए उसको कितना समय लग रहा है, 4 मिनट। अब यही हम लोग निकाल लें कि देखिए, भारत का जो मानक समय है और जो आबू धाबी का जो मानक समय यहाँ पर देशांतर रेखा है, जिस देशांतर रेखा से मानक समय तय होता है, दोनों के बीच का हम लोग डिग्री निकाल लें। और एक डिग्री जब 4 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, जितना डिग्री आएगा उसमें 4 से गुणा कर देंगे तो दोनों के बीच का समय हमको ज्ञात हो जाएगा कि कितना डिफरेंस होता है, ठीक है। और उस समय के डिफरेंस के अनुसार हम दिए गए विकल्प में अपना उत्तर निकाल सकते हैं। और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं वर्ड का मैप आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यहां पर देखिए, ये वाली जो रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, यही आपका मानक समय रेखा है जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर के गुजरता है, ठीक है। ये मानक समय रेखा है, इसी से पूरे देश भर के समय का निर्धारण होता है। यहां पर बात करें, इंडिया देखिए यहां पर है, ठीक है। इंडिया यहां पर है, तो इंडिया का जो मानक समय रेखा है वो यहां से होकर के गुजरता है, और ये देशांतर रेखा का मान है 82 डिग्री और 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। और प्रश्न में आपसे आबू धाबी के छात्र की बात की गई थी, तो आबू धाबी की अगर बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर यूएई कहीं यहां पर है, ठीक है। यहां पर सऊदी अरेबिया भी है और यूएई भी है। तो यहां पर इसका जो मानक समय रेखा है, स्टैंडर्ड जो टाइम जोन है, वो एक तरीके से जो उसका लॉन्गिट्यूड है वो लगभग 54.2 के आसपास है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मिनट वाला है वो लगभग समान है दोनों में, तो हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। यानी कि अगर बात करें यहाँ पर आबू धाबी वाले का मानक समय रेखा, तो वो 54 डिग्री हो गया और इंडिया वाले का 82 डिग्री हो गया। और देखिए, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके इधर जितने भी देश हैं वो पूर्वी गोलार्ध में माने जाएंगे और इसके इधर जितने भी देश हैं वो पश्चिमी गोलार्ध में माने जाएंगे। यहाँ तक क्लियर। और अगर इंडिया की बात की जाए तो ये देखिए, आबू धाबी के भी पूरब में इंडिया स्थित है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, देखिए जो पृथ्वी होती है वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, यानी कि कुछ इस तरीके से पृथ्वी घूम रही होगी पश्चिम से पूरब की तरफ। पश्चिम से पूरब की तरफ घूमने की वजह से जो पूरब में देश पड़ेगा, जो देश पूरब में पड़ रहा है, पहले पूरब में पड़ रहा है, उसमें पहले सुबह हो जाएगी। देखिए, ये इंडिया जो है वो आबू धाबी से भी पूरब में है, तो जाहिर सी बात है इंडिया में पहले सुबह हो जाएगी, यानी इंडिया का जो समय होगा वो आबू धाबी से आगे चल रहा होगा। क्योंकि 10 बजे इंडिया में कक्षा प्रारंभ करनी है, यानी कि
ये आगे का समय है, यानी कि अबू धाबी में जो समय हो रहा होगा वो सुबह के 10 बजे से पहले का हो रहा होगा। यहां तक क्लियर। अब देखिए, अब यहां पर अगर हम लोग दोनों डिग्री का डिफरेंस निकाल दें तो 82 में से मैं 54 को घटाता हूं तो देखिए 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहां 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 28 डिग्री आ रहा है। 1 डिग्री 4 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो 28 डिग्री कितने को रिप्रेजेंट करेगा? आप कहेंगे सिंपली गुणा कर दीजिए, तो 4 8 32 के 2 हाथ में 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 112 मिनट आएगा आपका। यानी 112 मिनट को हम लोग घंटे में कितना लिख सकते हैं? घंटे में आप लिख सकते हैं ये हो जाएगा 1 घंटा और 52 मिनट हो जाएगा। 1 घंटा 52 मिनट, ठीक है। 1 घंटा 52 मिनट पहले का समय होगा, यानी कि सुबह के 10 बजे अगर वो कक्षा इंडिया में प्रारंभ कर रहा था तो लगभग 8 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच में समय हो रहा होगा आबू धाबी में। यहाँ तक क्लियर। मैं यहाँ पर 8 से 8:30 का समय क्यों ले रहा हूँ? इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो हमने इग्नोर किया था, मिनट वाले को जो इग्नोर किया था, इसकी वजह से भी तो कुछ समय डिफरेंस हो रहा होगा। इस वजह से मैं 8 से 8:30 बजे के बीच का समय ले रहा हूँ कि इतना बजे टाइम हो रहा होगा उस समय आबू धाबी में। पहला विकल्प देखिए 11 बजे सुबह का है, और कक्षा इंडिया में कब प्रारंभ हुआ था? 10 बजे। हमने ये देखा कि जो 10 बजे से पहले का समय होगा वहीं आपका विकल्प होगा। ये तो बाद का है तो आपका उत्तर होगा नहीं। इसी प्रकार से देखिए ये भी बाद का समय, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। 8 से 8:30 बजे के बीच का कोई भी समय यहाँ पर दिया ही नहीं गया है। ये 5 बजे सुबह का दिया गया है, ये 7 बजे सुबह का दिया गया है। इसके चारों विकल्प गलत थे। जब सीबीएसई बोर्ड ने रिवाइज्ड आंसर की जारी किया तो इंग्लिश मीडियम वाले रिवाइज्ड आंसर की में इस प्रश्न के सापेक्ष उन्होंने 9 अंक लिखा था, यानी सभी अभ्यर्थियों को इसके सापेक्ष कॉमन अंक दिया गया था, क्योंकि इसके चारों विकल्प गलत थे। कोई भी विकल्प सही नहीं है। भले ही चारों विकल्प गलत हैं, लेकिन मैं पूरी आशा के साथ ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समय ज्ञात हो गया होगा कि आबू धाबी में उस समय कितना बज रहा होगा, यानी 8 से 8:30 बजे का समय हो रहा होगा सुबह के। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है? तो सबसे कम की अगर बात करें तो पाम का तेल सबसे कम उपयोग होता है भोजन बनाने के लिए। यहाँ पर सरसों के तेल की अगर बात की जाए तो उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं, अधिकांश राज्यों में सरसों के तेल का प्रयोग होता है खाना बनाने में, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उसके बाद से मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। यहाँ पर सरसों के तेल में खाना बनाया जाता है, सब्जियाँ बनाई जाती है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो यही उपयोग किया जा रहा है। नारियल के तेल की अगर बात करें तो केरल में लोग नारियल के तेल में बनी हुई मछली खाते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। उसके बाद से मूंगफली के तेल का भी उपयोग किया जाता है भोजन पकाने में, लेकिन पाम के तेल का उपयोग बहुत कम किया जाता है, सबसे कम किया जाता है। इस वजह से विकल्प नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर के लिए पौधे चुनने के लिए कहा, वह निम्नलिखित में से कौन सा समूह चुनेगी? देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे पौधे हैं जिसको आप शायद नहीं जानते होंगे, इस वजह से उत्तर में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर इन पौधों के बारे में आप जान जाए तो आप तुरंत इसका उत्तर निकाल सकते हैं, क्योंकि मनी प्लांट तो सब लोग देखे हैं, एलोवेरा लगभग सब लोग देखे होंगे, ठीक है, और यहाँ पर पुदीना भी सब लोग देखे होंगे। तो यहाँ पर कुछ जो सर्किल मैंने किया उन पौधों के बारे में जान लेते हैं कि कैसे होते हैं। स्क्रीन पर आप पिटूनिया ट्री का इमेज देख पा रहे होंगे। ये पौधा काफ़ी बड़ा होता है, जो कि ऑफिस में रखने लायक नहीं है गमले में, और चूंकि गमले में आप उसी पौधे को रख सकते हैं ऑफिस के अंदर जिसको धूप की कम आवश्यकता हो, और ये काफ़ी बड़ा पेड़ होता है, तो आप इसको ऑफिस के अंदर नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले तो जिस विकल्प में पिटूनिया दिया गया है वो विकल्प आपका उत्तर नहीं होगा। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब बचे 2 विकल्प। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 की अगर बात करें तो क्रोटेन, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और इसमें जेरेनियम को लेकर के कंफ्यूजन हो सकता है। तो चलिए पहले जेरेनियम को देख लेते हैं कि ये कौन सा वृक्ष या फिर पौधा होता है। स्क्रीन पर आप एक जेरेनियम ट्री का इमेज देख पा रहे होंगे। ये भी ऑफिस में लगाना मुश्किल है, संभव नहीं होगा। तो चौथा विकल्प देखिए, जेरेनियम की वजह से ये भी विकल्प आपका गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2, एलोवेरा, मनी प्लांट और क्रोटेन। ये ऐसा ग्रुप है जो कि ऑफिस में पौधों को लगाया जा सकता है। एक बार क्रोटेन के इमेज को भी हम लोग देख लेते हैं। क्रोटन ट्री के इमेज को देख पा रहे होंगे। ये बेसिकली एक फैमिली होता है जो कि ऐसे पौधे होते हैं जो कि फूल नहीं देते हैं, एक तरीके से 100 पीस के लिए जो बिना फूल वाले सुंदर दिखने वाले पौधे होते हैं वो होते हैं, और ये ऑफिस में रखा जा सकता है क्योंकि इन्हें कम धूप की आवश्यकता होती है और कम पानी की आवश्यकता होती है। तो क्रोटन सही जवाब है। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, एलोवेरा, मनी प्लांट और क्रोटन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती हैं, इस विधि को क्या कहा जाता है? तो ये बहुत कॉमन वर्ड दे दिया गया है, फटकना, जिसकी वजह से आपको क्लियर हो जाएगा कि उत्तर यही होगा। क्योंकि आप लोगों ने कभी ना कभी अपने घर में मम्मी को जरूर देखा होगा
चावल को फटकते हुए, जिसमें से जो टूटे हुए चावल होते हैं उसको अलग किया जाता है, या फिर भूसे वगैरह को। खैर अगर आप शहर में रहते हैं और चावल खरीद कर लाते हैं तो उसमें भूसे होने की संभावना तो कम है, लेकिन अगर छोटे छोटे जो चावल के टुकड़े रहते हैं जो टूट गए रहते हैं उनको फटक करके, जिसे सूप बोला जाता है, उसे फटक करके अलग किया जाता है घरों में, ठीक है। और अगर भूसे की बात की जाए तो जहाँ पर चावल निकाले जाते हैं धान में से, वहाँ पर भूसे होंगे और उनको इसी फटकने के माध्यम से अलग किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 निष्पादन सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था जीवों में संबंध, जबकि एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे जीव को हानि होता है, क्या कहा जाता है? तो एक को लाभ और दूसरे को अगर हानि हो रहा है तो ये परजीविता कहा जाएगा, और अगर दोनों को लाभ होगा तो साथ साथ दोनों जी रहे हैं, यानी वो सहजीविता कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक को लाभ हो रहा है और एक को हानि, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 परजीविता सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं, तो यहाँ पर नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि विशेष किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले जाति से ये संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा वन उन्मूलन के परिणाम है? वन उन्मूलन मतलब कि डिफॉरेस्टेशन से संबंधित है, यानी कि वनों की कटाई से संबंधित है। पूछा जा रहा है कि वनों को काटने से क्या परिणाम होता है? तो पहला देखिए, वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो पेड़ हैं वो कुछ ऐसे गैसेज को अवशोषित करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वो एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस में भी इफेक्ट करता है। तो चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में ज़्यादा हो जाएगी जब पेड़ नहीं रहेंगे, इसकी वजह से जो तापमान है वो जो एक तरीके से प्रकाश आ रहे हैं वायुमंडल में, वो वापस नहीं जा पाएंगे। जो हानिकारक प्रकाश हैं वो भी धरती पर ही रुक जाएंगे, वायुमंडल में ही रुक जाएंगे, जिसकी वजह से वायुमंडल धीरे धीरे गर्म होने लगेगा, यानी कि इसके तापमान में वृद्धि होने लगेगी। तो पहला तो पॉजिटिव था। दूसरा देखिए, वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि, जाहिर सी बात है जब पौधे कम बचेंगे, पौधों की कटाई हो जाएगी तो पौधे कम बचेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग तो लगातार बढ़ रहे हैं और पौधे अगर कम हो रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो लगातार मनुष्य छोड़ रहे हैं वो पौधे ही अवशोषित करते हैं। जब पौधे ही नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये भी पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। तीसरा देखिए, भौम जल स्तर में वृद्धि, अब क्या पौधे कम रहेंगे, पौधे की संख्या कम हो जाएगी तो क्या भूमि जल के स्तर में वृद्धि होगी? कमी होगी। ये विकल्प निगेटिव है। कैसे? अब इसको समझिए, पौधे नहीं रहेंगे तो एक तरीके से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ेगा और इस वजह से बारिश नहीं होगी। जब बारिश नहीं होगी तो भूमि में जल जाएगा कहाँ से? तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि, ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था, होगा वनों की कटाई के कारण। तो देखिए A, B और D आपका सही जवाब है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला विकल्प देखिए, गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है, ठंडे रेगिस्तान में भूमि पर बर्फ और हिम से आच्छादित होता है, ये भी विकल्प बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी रंग का होता है, क्योंकि जो बालू के कण होते हैं वो आपको नारंगी रंग के दिख रहे होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। जबकि ठंडे रेगिस्तान स्लेटी कलर के होते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। चौथा देखिए, कहा जा रहा है कि गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुमति की जा सकती है। यहाँ पर ऋतु यानी कि मौसम के उतार चढ़ाव की बात की जा रही है। तो देखिए, अगर मौसम बदल रहा है तो क्या ठंडे रेगिस्तान में जो वहाँ पर हिम था, जो बर्फ़ था, क्या वो बर्फ़ खत्म हो जाता है? नहीं खत्म होता है। अगर मान लीजिए बारिश होने लगी तो क्या जो रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान है, वहाँ से बालू खत्म हो जाता है? नहीं खत्म होता है। तो यही कहा जा रहा था कि गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर ऋतु के उतार चढ़ाव की अनुभूति नहीं की जा सकती। वहाँ पर रेगिस्तान है तो रेगिस्तान ही रहेगा, चाहे मौसम कोई भी हो, ठीक है। ऋतु का उतार चढ़ाव कुछ भी हो, वहाँ पर रेगिस्तान ही रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 जो था वो गलत था, ठीक है। बाकी के सभी ऑप्शन जो थे वो यहाँ पर सही थे। तो देखिए A, B, C सही जवाब है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था वन्य जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन यानी कि पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना की जब बात आती है तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था नीचे दिए गए पदों से बीज के अंकुरण के सही क्रम को पहचानिए। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि बीज का अंकुरण किस क्रम में होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले जो बीज होता है वो एक
एक छेद से पानी को सोख लेता है। जब बीज को आप गमले में डालते हैं या फिर कहीं मिट्टी में डालते हैं तो वह छिद्र से पानी को सोखने लगता है, जिसके बाद से यह बीजावरण को नरम कर देता है। जो बीज के ऊपर जो कवर होता है वो उसे मुलायम कर देता है, नरम कर देता है और यह फूट जाता है। ठीक है, उसके बाद से यानी ये पहला चरण हो गया। दूसरे की अगर बात करें तो देखिए उसके बाद क्या होता है, बीज से एक छोटी जड़ निकलती है जो नीचे की ओर बढ़ती है। ये दूसरा चरण होता है। ठीक है, यानी कि जब वो बीजावरण जो कवर था वो फटने के बाद से उसमें से एक जड़नुमा आकृति निकलेगी जो कि मिट्टी में नीचे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, ये दूसरा चरण हो गया। तीसरा देखिए क्या होता है, इस स्थिति में बेबी पौधे में उपस्थित भोजन से वह जीवित रहता है। तो ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से चौथा देखिए क्या होगा, चौथा हो जाएगा बीज से अंकुरण होता है और वह ऊपर की ओर बढ़ता है। यानी जड़ पहले निकलेगा और उसके बाद वो ऊपर वाला पार्ट जो आपको दिखता है वो बढ़ता है। तो ये चौथे नंबर पर हो जाएगा। पांचवें नंबर पर बात करें तो एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर ए, पत्तियां आने के बाद अल्प वयस्क पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो ये पांचवें नंबर पर हो जाएगा। यानी आपका क्रम क्या बना, आपका क्रम बना देखिए, पहले बी, उसके बाद से ई, उसके बाद से डी, उसके बाद से सी और अंत में ए। दिए गए विकल्प में देखिए कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बी ई डी सी ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बाजरे के बीज की खेत से प्लेट तक की सही यात्रा को चुनिए। तो सबसे पहले देखिए फसल को काटा जाता है, बाजरे की जो फसल होती है उसको काटा जाता है, फिर थ्रेसिंग किया जाता है। थ्रेसिंग में क्या होता है, बेसिकली जो उसके पौधे के साथ लगा हुआ भाग है वो अलग हो जाता है और बीज बिल्कुल अलग हो जाता है। कहने का मतलब कि जो खाने वाला पार्ट है वो अलग हो जाता है और जो भूसा वगैरह होता है वो एक साइड में निकल जाता है। उसके बाद से जो थोड़े बहुत भूसे के पार्ट रह जाते हैं या फिर कुछ अपशिष्ट पदार्थ रह जाते हैं तो उसको फटक करके अलग कर दिया जाता है। उसके बाद से जो निकले हुए हैं उनको पीसा जाता है, यानी जो बाजरा निकला है उसको पीस लिया जाता है। उसके बाद से आटे की तरह उसको गूँथा जाता है। गूँथने के बाद से उसको बेला जाता है और अंत में उसको सेंका जाता है, यानी कि रोटी आपकी बन गई। तो ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है। तो रेड बुक की अगर बात करें तो ये लुप्त प्राय पौधे और जानवर जो बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आ चुके हैं उनके बारे में जानकारी दर्ज की जाती है रेड बुक में। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है। तो ये जो संस्था है ये उत्तरकाशी में स्थित है। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पहचानिए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक दिशा में समुद्र है, यानी कि एक साइड में समुद्र होगा, वो कौन से राज्य हैं आपसे पूछा जा रहा है। स्क्रीन पर आप भारत का नक्शा देख सकते हैं। यहाँ पर ये वाला जो एरिया है पूरा समुद्र से घिरा हुआ है और इससे सटे जो राज्य होंगे वहीं आपका उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर देखिए छोटा वाला गोवा हो गया, इसके बाद से कर्नाटक हो गया, उसके बाद से देखिए केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद से ओडिशा हो गया, उसके बाद से देखिए पश्चिम बंगाल हो गया। ये सभी राज्य जो हैं वो एक साइड से समुद्र से है, टच हो रहा है इनकी बाउंड्री। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। अगला प्रश्न पूछा गया था, फसल कटने का पर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है। सही कथन को पहचानिए। पहला देखिए दिया गया है, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति को मनाया जाता है। तो ये विकल्प सही है। दूसरा देखिए, झारखंड में पोंगल जो है वो साउथ इंडिया में मनाया जाता है, ना कि झारखंड में मनाया जाता है। तो ये गलत हो गया। तीसरा देखिए, गुजरात में लोहड़ी जो है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में मनाया जाता है, ना कि गुजरात में। तो ये भी गलत हो गया। चौथा देखिए, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, असम में बिहू और पश्चिम बंगाल में नब्बान मनाया जाता है। तो ये विकल्प बिल्कुल सही है, यानी कि ए और डी केवल सही होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लोकेश भूमि भरण और उसके प्रभाव के विषय में बात कर रहे थे। उन्होंने छात्रों को समीपवर्ती भूमि भरण क्षेत्र पर जाने के लिए कहा तथा उसके विवरण केस स्टडी तैयार करने के लिए कहा। यह क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला विकल्प देखिए कहा जा रहा है कि यह विद्यार्थियों को कारण प्रभाव संबंध खोजने में सहायक है। यह विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बातचीत की जा रही थी वह केवल उसके प्रभाव के बारे में बातचीत की जा रही थी, उसके कारण के बारे में बातचीत नहीं की जा रही थी, इस वजह से निगेटिव था। आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, यह विद्यार्थियों के एक क्षेत्र के भू भरण क्षेत्र को जानने में सहायक है। तो यहाँ पर एक तरीके से सीमित कर दिया गया है एक क्षेत्र केवल कहने की वजह से, इस वजह से ये भी निगेटिव हो गया। आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, ये कहा जा रहा है कि यह छात्रों के कक्षा से बाहर जाने व आनंद देने में सहायक है। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि जब बच्चे बाहर जाएंगे तो जो अधिगम हो रहा है वो बच्चे के परिवेश से जोड़ करके देना है। उनके जो बाहर भूमि भरण का कार्य हो रहा है वो भी उनके परिवेश का हिस्सा है। इस वजह से ये एक तरीके से पॉजिटिव था। आपका उत्तर होगा।
और जो बच्चे प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं उसके बारे में ज़्यादा सीखते हैं। इस वजह से ये अगर उनको भ्रमण कराया जा रहा है तो ये पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। चौथा देखिए, यह छात्रों को समस्या के विश्लेषण तथा उसके हल करने के विषय में सोचने में सहायक है। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए, जो प्रॉब्लम था उन प्रॉब्लम को एक तरीके से विश्लेषित करके उसका क्या हल हो सकता है इसके बारे में बच्चे सोच सकते हैं, तो ये भी पॉजिटिव था। यानी सी और डी केवल सही है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्याओं तथा उनके समाधान संबंधित मॉडल बनाने और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। यह विद्यार्थियों को संलग्न रखने का अच्छा तरीका है क्योंकि पहला दिया गया है, विद्यार्थी मॉडल बनाने में व्यस्त और संलग्न रहेंगे। केवल बच्चों को बिजी रखने के लिए मॉडल बनाने के लिए नहीं कहा जा रहा है। यह विकल्प निगेटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, मॉडल बनाने में कीमती सामान खरीदने में आनंद मिलता है। देखिए, जो भी मॉडल बनाना है, एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों के परिवेश में जो आसानी से सुलभ से उपलब्ध हो उनका इस्तेमाल करके यहाँ पर मॉडल बनाया जाना चाहिए, ना कि कीमती सामान का। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, मॉडल निर्माण से कक्षा की निरस्ता भंग होती है। केवल निरस्तता भंग करने के लिए, यानी कि बच्चे बोर हो रहे हैं इस वजह से मॉडल बनाया जा रहा है, ये भी कम अप्रोप्रिएट है। लेकिन बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, देखिए मॉडल बनाने से विद्यार्थियों में सृजनशीलता और समालोचनात्मक सोच का विकास होता है। ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप का अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल यानी कि प्रोसेस स्किल विकसित करने के लिए उपयोग कर सकती है। देखिए, वो क्रियाविधि या फिर वो क्रियाकलाप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जिसमें कई प्रोसेस आते होंगे। जैसे कि ऑप्शन नंबर 2 को देखिए, बागवानी। बागवानी जब आप करेंगे तो सबसे पहले मिट्टी को खोदेंगे, उसके बाद से मिट्टी को भुरभुरा करेंगे, उसके बाद से वहाँ पर पौधा लगाएंगे, पानी डालेंगे। तो ये सब प्रोसेस है। तो इसके माध्यम से बच्चों में प्रक्रिया कौशल को विकसित किया जा सकता है, यानी कि जो प्रोसेस स्किल है उसको डेवलप किया जा सकता है। विकल्प 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बगीचे में 2 बर्तनों में बीन के बीज बोए गए। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन को छाया और दूसरे बर्तन को सूर्य के प्रकाश में रखने के लिए कहा। राधा को प्रतिदिन के अवलोकन का रिकॉर्ड रखने के लिए कहा गया। इससे राधा को किसमें सहायता मिलेगी? पहला दिया गया है आत्मविश्वास बढ़ाने में। अगर बच्चे को केवल कॉन्फिडेंस लाना है तो और भी तरीके हो सकते थे। इस प्रकार से धूप और छाया का बीज बो करके इस्तेमाल करना आवश्यक नहीं था। केवल यही एक विधि नहीं है, दूसरी भी विधि हो सकती थी। इस वजह से ये आपका अप्रोप्रिएट नहीं है, उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प दिया गया है संप्रत्ययों की प्रस्तुति में। देखिए, संप्रत्यय को प्रस्तुत करने के लिए कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर भी बच्चों को बताया जा सकता था, तो केवल प्रस्तुति करना इसका उद्देश्य नहीं था। आपका विकल्प गलत है। तीसरा देखिए, समयबद्धता और अनुशासन में। क्या बच्चों को केवल अनुशासन इसी प्रकार से गतिविधि में बिजी रखा जा सकता है? नहीं, उसके और भी तरीके हैं। इस वजह से ये अप्रोप्रिएट नहीं है। देखिए, सीटेट के पेपर की ये खूबी है कि चारों विकल्प आपको सही लगेंगे, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ही आपका सही उत्तर होता है। यहाँ पर प्रश्न में मेंशन किया गया था कि अवलोकन का रिकॉर्ड रखने के लिए कहा गया था। तो अवलोकन का जब रिकॉर्ड रखा जाएगा तो निश्चित तौर पर बच्चे में अवलोकन कौशल को विकसित किया जा सकता है। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षक कैसे बना सकता है? तो इसका विकल्प 3 देखिए, उन्हें अपने इलाके के पेड़ पौधों का देखभाल करता बना करके। जब वो एक पौधे का देखभाल करेंगे तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के संरक्षक बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है? यानी कि अन्वेषण की बात की जा रही है, खोज करने की बात की जा रही है। तो इससे क्या क्या उद्देश्य पूर्ण होंगे? देखिए, पहला कहा जा रहा है विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि। जाहिर सी बात है, जब बच्चे किसी चीज़ को खोज रहे होंगे यानी जिज्ञासु होंगे, तो पहला तो पॉजिटिव है, आपका उत्तर होगा। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों के सीखने में व्यस्तता, यानी बच्चे बिजी रह रहे हैं सीखने में। निश्चित तौर पर जब वो खोज रहे हैं, उत्सुक हैं, तो इंटरनली मोटिवेटेड हैं और इस वजह से वो सीखने में व्यस्त रहेंगे। दूसरा विकल्प भी पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। तीसरा देखिए, छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया, ये भी सही है। कैसे? बच्चे जब खोज रहे होंगे तो निश्चित तौर पर समाज में किसी से पूछ रहे होंगे। कोई भी चीज़ बच्चा कैसे खोजता है? आपसे 50 प्रश्न पूछेगा, तब वो चीज़ों को खोजने की कोशिश कर रहा होगा। यानी कि कहीं ना कहीं इंटरेक्शन तो हो रहा है, सामाजिक अंतःक्रिया है। इस वजह से ये भी पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। चौथा देखिए, निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास। ये बिल्कुल गलत है। निम्न स्तरीय का मतलब ये कहा जा रहा है कि बच्चे को बिल्कुल भी संज्ञान नहीं होगा इस विधि से। ये विकल्प सबसे गलत है, क्योंकि एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों कहती है कि अन्वेषण शिक्षा पर जोर दिया जाए, यानी बच्चे खुद करके सीखे, खुद खोज करके अपने ज्ञान की संरचना करें। तो ये यहाँ पर निम्न स्तरीय नहीं बल्कि उच्च स्तरीय होना चाहिए था। ये विकल्प निगेटिव है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। यानी कि ए बी सी इसका सही जवाब है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 केवल ए बी सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए
अनुभवजन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी उपलब्धि अनुभवजन्य शिक्षण से प्राप्त की जा सकती है? अनुभवजन्य कहने का मतलब कि एक तरीके से अन्वेषण से संबंधित है कि बच्चे खोज करेंगे और जो उनको अनुभव प्राप्त होगा उसके बाद से वो अपने ज्ञान की रचना कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, बच्चे कैसे अनुभव प्राप्त करते हैं? किसी वस्तु को छू करके, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो वो वस्तुओं को छू करके यानी कि ज्ञानेंद्रियों के अनुभव के द्वारा वो चीज़ों को समझते हैं। तो पहला तो पॉजिटिव है। दूसरा देखिए ठोस अनुभव। ठोस अनुभव का मतलब कि जैसे मूर्त अवस्था होता है उसी को ठोस सेंस में यूज किया गया है कि जो चीज़ें आप ठोस रूप में देख रहे हैं अपने आँख से, तो इससे भी बच्चों को अनुभव होगा। तीसरा देखिए ज्ञान वृद्धि व ग्रेड अंगों में सुधार। क्या अंकों में केवल सुधार की वजह से अनुभव हो सकता है? नहीं होगा, ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए कौशल प्रक्रिया में सुधार। ये भी सही है, क्योंकि कौशल प्रक्रिया में आप सुधार कैसे करेंगे? जब कुछ नया चीज़ खोज रहे होंगे और जो चीज़ आप पहले से जान रहे थे अगर खोज में उसका विरोध हुआ तो निश्चित तौर पर आपके कौशल में वृद्धि हुई। ठीक है, तो आप उसके प्रोसेस को समझेंगे कि इस तरह नहीं, इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। तो ये कौशल प्रक्रिया में सुधार है, यानी कि ए, बी और डी इसका सही जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना को उसकी सहायता करनी चाहिए और कक्षा में ऐसा वातावरण और स्थिति बनाना चाहिए जिससे, चौथा विकल्प देखिए, उसे वे शिष्टाचार और आदत सिखाएं जिन्हें वह सोचती है कि उसके पास कमी है। देखिए यहाँ बच्चा अभावग्रस्त है, आर्थिक रूप से अभावग्रस्त है, इस सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि से आया है जिसमें आर्थिक रूप से उसको तंगी थी। तो आप उसको शिष्टाचार सिखा करके या फिर आदत सिखा करके उसकी हेल्प क्या कर रहे हैं? देखिए बच्चे के पास पैसे की कमी थी, हो सकता है कि वो शिष्टाचार और आदत पहले से जान रहा हो, तो ये उसमें शिष्टाचार की कमी नहीं है बल्कि वो आर्थिक रूप से पिछड़ा है। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, उसे एक अलग समूह के रूप में चिन्हित करेंगे। अलग समूह कहने का मतलब ये बिल्कुल ही निगेटिव है, इस वजह से क्योंकि बच्चा जब आर्थिक रूप से अभावग्रस्त है तो वह अपने आप को समाज से अलग पाएगा कि मैं कितना गरीब हूँ और बच्चे कितने अमीर हैं। अब जब आप उसका अलग समूह बना देंगे तो वो और ज़्यादा हीन भावना का शिकार हो जाएगा। ये विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, उसके क्षेत्रीय भाषा बोली को हतोत्साहित करें और अंग्रेजी पर जोर दिया जाए। एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों ये कहती है कि क्षेत्रीय भाषा यानी कि मदर टंग को बढ़ावा देना चाहिए। मदर टंग में ही बच्चे की शिक्षा होनी चाहिए, ना कि सेकेंड लैंग्वेज में। तो ये आपका निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, उसे सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जाए, यानी कि जिस भी समाज से वो बच्चा आया है उसको सम्मान के नज़र से देखा जाए और उसको भी इंटरेक्शन करने का मौका दिया जाए उसी कक्षा में जैसे अन्य बालक इंटरेक्शन कर रहे हैं और अपने अधिगम की संरचना के माध्यम से निर्माण कर रहे हैं। तो पहला विकल्प पॉजिटिव था, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के लिए ईवीएस कक्षा को प्रभावशाली बनाने में सहायक होगा? ध्यान दीजिएगा, ईवीएस कक्षा को प्रभावशाली बनाना है तो देखिए विद्यालय का बगीचा ये बच्चे के परिवेश का पार्ट है और इस वजह से ईवीएस का एक महत्वपूर्ण अंग है, तो पहला सही होगा। दूसरा देखिए संप्रेषण तकनीक, यहाँ पर बच्चे को लैंग्वेज नहीं सिखाया जा रहा है, कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीक, यानी कि आईसीटी की बात की जा रही है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसमें आपका जो स्मार्ट क्लासेज आते हैं जिसमें स्मार्ट बोर्ड हो गया, कंप्यूटर हो गया, वो सब इंक्लूडेड है। तो चौथा विकल्प देखिए विद्युत उपकरण एवं टेलीविज़न, ये पहले से तीसरे में इंक्लूडेड है, इस वजह से चौथा संकुचित हो गया और तीसरा जो है वो ब्रॉड हो गया। तो यहाँ पर देखिए ए और सी केवल सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आईसीटी यानी सूचना और संप्रेषण तकनीकी का यूज करके बच्चों में एक तरीके से जो अमूर्त चीज़ें हैं जिसे बच्चे अपने परिवेश में नहीं देखे हैं वो इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को स्मार्ट क्लास में दिखाया जा सकता है। तो ये एप्रोप्रिएट था। तो ऑप्शन नंबर ए और सी यानी कि विकल्प 1 देखिए केवल ए और सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, श्रीमती मेहरा अपने छात्रों में परस्पर संबंधों, सामाजिक विशेषताओं, गुणों को विकास करना चाहती है। वे अपने पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का प्रयोग करेगी? देखिए सामाजिक यहाँ पर विशेषताओं को किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है? जब उसको इंटरेक्शन करने का मौका मिले। पहला विकल्प देखिए लिखित प्रश्न उत्तर। अब जब बच्चा लिखित प्रश्न उत्तर दे रहा होगा तो जाहिर सी बात है प्रत्येक बच्चे अलग अलग लिख रहे होंगे अपने कॉपी में, तो इसमें सहयोग की भावना नहीं आएगी, यानी कि सामाजिक विशेषता यानी कि ग्रुप में बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअली बच्चे अपना उत्तर लिख रहे हैं, इस वजह से ये आपका उत्तर नहीं होगा।
दूसरा देखिए चर्चा द्वारा, जब बच्चे इंटरेक्शन कर रहे होंगे, चर्चा कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं ग्रुप्स में इंटरेक्शन कर रहे होंगे, चर्चा कर रहे होंगे, टीचर से भी चर्चा कर रहे हैं, तो कम से कम दो लोग एक दूसरे से अंतःक्रिया कर रहे हैं, तो यहाँ पर सामाजिक गुणों का विकास किया जा सकता है, दूसरा सही होगा। तीसरा देखिए सामूहिक क्रियाकलाप, जब बच्चे ग्रुप में रहेंगे तो निश्चित तौर पर इंटरेक्शन करेंगे और इसकी वजह से वह सामाजिक विशेषताओं को अपना पाएंगे, यानी तीसरा भी सही होगा। चौथा देखिए मौखिक प्रश्न उत्तर, अब प्रत्येक बच्चे का मौखिक प्रश्न उत्तर अलग अलग लिया जाएगा टीचर के द्वारा, तो ये भी सामूहिक रूप से नहीं हो रहा है, तो आपका विकल्प नहीं होगा, यानी कि देखिए बी और सी केवल सही है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए बी और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक श्री मेहरा जी अपनी कक्षा में हमेशा भारत का मानचित्र लेकर जाते हैं क्योंकि, तो यहाँ पर देखिए विकल्प नंबर 3, मानचित्र छात्रों को स्थान और दिशाओं की स्थिति को समझाने में सहायक होता है। विकल्प 3 पॉजिटिव था, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा, उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार के वे विद्यार्थियों के किस कौशल का आकलन कर रहे हैं। तो जब ये प्रश्न पूछा जा रहा होगा टीचर के द्वारा कि आपने खेल के मैदान में क्या देखा, तो इससे बच्चों में अवलोकन कौशल की जांच की जा सकती है कि बच्चे कितना उत्सुक हैं, नई चीज़ों को देख करके वो किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं, यानी बच्चे किस प्रकार से अवलोकन करते हैं, इसका कौशल कहीं ना कहीं विकसित किया जा सकता है ये प्रश्न पूछ करके कि बच्चों ने क्या क्या नया चीज़ देखा खेल के मैदान में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है, जो निगेटिव होगा वहीं आपका उत्तर होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों को खेल के माध्यम से या फिर क्षेत्र भ्रमण करा करके या फिर एक तरीके से जितना उनका प्रत्यक्ष दर्शन के तौर पर अधिगम होगा वो ज़्यादा स्थायी होता है। बच्चों को हम लोग कोई कॉन्सेप्ट कक्षा में लेक्चर के तौर पर नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब विकल्पों पर ध्यान देते हैं। देखिए चौथा दिया गया लघु चलचित्र दिखा करके, यानी कि एक तरीके से डॉक्यूमेंट्री दिखाने की बात की जा रही है, जैसे डॉक्यूमेंट्री किसी टॉपिक पर एक तरीके से वीडियो बना हुआ है और वो दिखाने की बात की जा रही है, तो ये तो पॉजिटिव है, आपका उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव सेंस में उत्तर देना है। क्षेत्र भ्रमण भी बच्चों को ईवीएस पढ़ाया जा सकता है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव था। पहला देखिए विद्यार्थियों को अवलोकन के लिए कहना, बच्चे देख कर भी सीखते हैं, अवलोकन के माध्यम से भी सीखते हैं, यानी ये भी पॉजिटिव है, आपका उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य देना, प्रत्यय तथ्य यानी कि लेक्चर की बात की जा रही है, बच्चों को लेक्चर के माध्यम से नहीं पढ़ाया जा सकता है, बच्चों को उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट होना पड़ेगा, तभी बच्चे अपने ज्ञान की रचना कर पाएंगे या फिर उसमें एक्टिवली इंटरेस्ट दिखा पाएंगे। इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 निगेटिव था और चूंकि निगेटिव है इसी वजह से यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहती है, वे योजना क्या बनाएंगी, आपसे पूछा जा रहा है। पहला देखिए सप्ताहांत, यानी कि सप्ताह के अंत में अतिरिक्त कक्षा लेना। अब मान लीजिए बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो क्या उसको एक्स्ट्रा क्लास दे करके उसको बच्चों को सिखाया जा सकता है? नहीं सिखाया जा सकता, ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं है। दूसरा देखिए विद्यार्थियों को लिखित सामग्री देना, लिखित सामग्री तो पहले से उसके पास बुक मौजूद है, वो जैसे बुक को घर पर जाकर के रख देता है, आपकी लिखित सामग्री को भी वैसे जाकर के रख देगा जब तक बच्चा खुद इंटरनली मोटिवेट नहीं होगा, ठीक है। और इंटरनली मोटिवेट होते कैसे हैं बच्चे? जब उसमें उत्सुकता होगी। उत्सुकता आएगा कहाँ से? जब बच्चे खुद देखेंगे किसी नई चीज़ को, ठीक है। तो ये लिखित सामग्री निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए उनके द्वारा दी गई सामग्री को याद करना, रटना, कंठस्थ करना, ये सभी एनसीएफ के द्वारा निषेध किए गए वर्ड हैं, निगेटिव है, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, आसपास के क्षेत्र के सर्वे का आयोजन करना, यानी बच्चे जब सर्वे करेंगे उन सभी चीज़ों को खुद देख रहे होंगे तब उनमें उत्सुकता आएगी और उसकी वजह से जो ईवीएस का जो क्लास था वो अच्छा वातावरण बन पाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। दोस्तों हम लोग पेपर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के किस उपागम का अनुसरण करता है? तो पर्यावरण अध्ययन की बात की जाए तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ईवीएस है वो बच्चे को परिवेश से जोड़ करके बताना है, यानी कि परिवेश क्या हो गया, उसका समाज हो गया, और बच्चों को उससे जोड़ करके बताएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीएफ 2005 या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रचनावाद को सपोर्ट करती है, यानी बच्चे अपने ज्ञान को खुद जनरेट करते हैं, खुद ज्ञान की रचना करते हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर करके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही जवाब हो जाएगा। ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर आप सीटेट दिसंबर 2021 के सभी 2300 ऑनलाइन शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा।
और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।